कहते हैं जब किसी इंसान का सामना किसी चुड़ैल से होता है ना, ऐसा दृश्य कोई इंसान आसानी से देख नहीं सकता। अपने आप उसका शरीर थर थर कांपने लगता है, टांगें कांपने लगती हैं और दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। शरीर ठंडा होने लगता है। ऐसा एहसास होता है जैसे मौत बेहद करीब हो। ऐसा एहसास सिर्फ मौत के समय होता है। चुड़ैल से सामना होने पर वैसा एहसास होता है। लेकिन सोच कर देखिए, अगर वो चुड़ैल लुच्ची हो, कैसा एहसास देगी वो। आज की कहानी में आपको यही जानकारी मिलेगी। छत्तीसगढ़ की एक ऐसी लुच्ची चुड़ैल जिसका सामना एक पत्रकार से हो गया था, और ये आमना सामना बड़ा भयानक था। यह घटना बड़ी खौफनाक थी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है छत्तीसगढ़ के रहने वाले मनोज जी की। अब कह सकते हैं अपने गांव के सबसे पढ़े लिखे मर्द मनोज ही थे। उनसे पहले ग्रेजुएशन उस गांव में किसी ने नहीं की थी, तो वो शहर में ग्रेजुएशन करके आए थे और वो चाहते थे कि वो कोई ऐसा काम करें जो वो अपने गांव में या आसपास कर सकें, दूर जाने की उन्हें ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। अब एक छोटा शहर था उनके गांव से 9 किलोमीटर की दूरी पर। वो चाहते थे कि अगर काम मिले तो शहर में मिल जाए, वहाँ से ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। अब पहले 1 साल तो वो कोशिश करते रहे कि कोई अच्छा काम मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पा रहा था। छूट-मुट काम, कभी किसी दुकान पर काम मिला तो कभी किसी रेस्टोरेंट में काम का ऑफर आ रहा था, लेकिन ऐसा काम वो करना नहीं चाहते थे, क्योंकि गांव में उनकी सब बहुत ज़्यादा तारीफ करते कि हमारे गांव का सबसे पढ़ा लिखा लड़का ये तो बहुत पैसे कमाएगा। लेकिन छोटे काम मिल रहे थे, और कुछ काम तो उन्हें ऐसे मिले थे कि उनके गांव के कुछ लड़के थे जो ज़्यादा पैसे कमा रहे थे। अब वो पढ़ लिख कर कम पैसे कमा रहे, इसीलिए उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी भी होने लगी। फिर वो अपनी जान पहचान लगाने लगे कि मैं ग्रेजुएट हूँ, क्या काम कर सकता हूँ। और एक न्यूज़पेपर एजेंसी होगी जहाँ पर उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने कह दिया कि तुम पत्रकार बन सकते हो। भले ही तुमने जर्नलिज्म नहीं किया है, लेकिन कम से कम वहाँ पर कोई जर्नलिस्ट है ही नहीं। अब उन इलाकों में कुछ घटनाएं होती हैं कि कोई पत्रकार वहाँ पहुँच नहीं पाता, देर से खबरें मिलती हैं। अगर तुम पत्रकार बन जाओ, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, एक नोटपैड रख लेना, एक तस्वीरें खींचने के लिए डिजिटल कैमरा तुम्हें मिल जाएगा, बस इन्हें रखा करो। फ़ोन रखना अपने पास, जहाँ से फ़ोन आ जाया करेगा। पुलिस थाना जो है, आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ बात कर लेना कि कोई घटना घटी हो, दुर्घटना घटी हो जिसकी जानकारी आपके पास है। एज ए पत्रकार मुझे भी वो बता दिया कीजिए, मैं वहाँ पहुँच जाया करूँगा। तो इस तरह से उनकी बात बन चुकी थी, और तनख्वाह भी ठीक ठाक मिलने वाली थी। खबरों के अनुसार जितनी खबरें पब्लिश होती न्यूज़पेपर में, उस हिसाब से उन्हें पैसे मिलते, और उन्हें अंदाज़ा लग गया था कि बाकी जगह जो मैं काम कर रहा हूँ उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे और ज़्यादा आज़ादी मिलेगी। मैं अपनी मर्ज़ी से काम कर सकता हूँ, कोई टोकने वाला नहीं, कोई मर्ज़ी चलाने वाला नहीं, और पुलिस वालों से जान पहचान बढ़ेगी, वो और भी ज़्यादा अच्छा। तो जो मनोज जी थे उन्होंने काम शुरू कर दिया। आसपास के गांव में घटी कुछ घटनाओं की जानकारी वो इसी तरह से नोटपैड पर लिखते, उसके बाद तस्वीरें खींचते और फिर शहर में सबमिट करवाते। लेकिन परेशानी एक थी, वो ज़्यादातर दिन के वक्त ये काम किया करते थे, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो रात के वक्त भी हो जाती हैं। तो रात के वक्त 12 बजे से पहले पहले वो जो खबर होती उसे सबमिट करवाना पड़ता, तभी तो अगली सुबह न्यूज़पेपर में वो खबर छपती। तो इसके लिए उन्हें गांव से शहर रात के वक्त भी जाना पड़ता, और वो जो रास्ता था उसके बारे में कई कहानियां सुनाई जाती थी। मनोज जी इन बातों पर कम यकीन करते थे, क्योंकि रात के वक्त वहां से सफ़र करना उन्हें कभी पड़ा ही नहीं था। लेकिन गांव से शहर जाने का एक ही रास्ता था, वही जंगली इलाका, या कह सकते हैं बंद पड़ा इलाका। तो वहाँ से गुजरने में उन्हें डर लगता, तो वो दिन के वक्त ही काम करते और रात को वहाँ से गुजरते ही नहीं थे। लेकिन एक घटना घटी जो शहर के पास घटी थी,
लेकिन मनोज जी के इलाके में आती थी तो उन्हें फ़ोन आ गया पुलिस वाले का कि वहाँ पहुँच जाओ, कोई गाड़ी की दुर्घटना हुई है, तो तस्वीरें ले लो, तुम्हारा काम भी बन जाएगा। वहाँ जो दुर्घटना है वो काफ़ी बड़ी हुई है, 6 से 7 लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है, अस्पताल ले जाया जा रहा है, हम भी पहुँच रहे हैं, तुम भी पहुँचो। मनोज जी साइकिल के सहारे जाया करते थे। समय था, जैसे ही पुलिस को फ़ोन आया था, पुलिस ने सीधा मनोज जी को बता दिया था कि तुम भी पहुँचो। तो मनोज जी सोच रहे कि रात के वक्त मैं वहाँ से निकलूँ। मनोज की माँ और मनोज के पिता साफ कह चुके थे कि रात के वक्त सफ़र नहीं करना, लेकिन मनोज जी कह रहे थे कि मैं 22-23 साल का हो चुका हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कोई बच्चा नहीं हूँ, रात को ऐसे इलाकों से मैं निकल सकता हूँ। अब उन इलाकों में जैसी कहानियाँ सुनने को मिली थीं, ऐसा नहीं था कि कोई लूटपाट होती थी। लूटपाट करने की हिम्मत उन इलाकों में, उन रास्तों पर कोई करता ही नहीं था। वहाँ सबसे ज़्यादा असुरक्षित मर्दों को कहा जाता था, औरतें सुरक्षित थीं। औरतें रात के वक्त वहाँ से गुजरती तो उन्हें किसी भी घटना का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन कहते हैं मर्दों के साथ बुरी घटनाएं होती थी। मौत तो किसी की नहीं हुई थी, लेकिन ऐसी दर्दनाक और ऐसी शर्मिंदगी वाली घटनाएं जिसे बताने से लोग डरते थे। बस ये कहते थे चुड़ैल से सामना हुआ और खिसक जाया करते थे। तो मनोज जी, वक्त रात के 9:30 बजे का होगा। उन्हें लगभग 6 किलोमीटर दूर आधे घंटे में पहुंचना था। साइकिल तेज चलाती तो बड़ी आसानी से 15 से 20 मिनट में वो पहुंच सकते थे, जैसा उन्होंने अंदाज़ा लगाया था। लेकिन उस रास्ते से गुजरना था जिसका उन्हें अनुभव नहीं था। दिन के वक्त कई बार गुजरते थे, रात को नहीं गुजरे थे। पहली बार रात को साइकिल चलाते हुए वो उस रास्ते से निकले। अब वो साइकिल चलाकर जा रहे। रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। वैसे अमूमन अगर कोई शहर की तरफ जाने वाला रास्ता हो तो कोई मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी, कोई साइकिल पर या बैलगाड़ी पर तो मिल ही जाया करता था, लेकिन इस बार उन्हें दिख ही नहीं रहा। वो हैरान कि सच में रास्ता तो बड़ा सुनसान है। और वहाँ कुछ दुकानें थी, पुराने समय में कह सकते हैं 5-7 साल पहले कुछ दुकानें रास्ते में बनी, लोगों ने खोलने की कोशिश की, चली नहीं, तो ये इलाका अब कम ही चलता था तो दुकानें बंद हो चुकी थी। अब कुछ इमारतें वगैरह छोटी मोटी थीं, दिख रहा था, लेकिन इस्तेमाल नहीं होती थी। इसीलिए ये रास्ता देखने में रात के वक्त ज़्यादा डरावना लग रहा। जो मनोज जी थे साइकिल चलाकर जा रहे तो रास्ते में उन्हें एक लड़की दिखी। अब उन इलाकों में ज़्यादातर औरतें, लड़कियां घूंघट उड़े रहती हैं ताकि कोई पराया मर्द उनका चेहरा देख ना सके। तो ऐसे ही लड़की ने साड़ी पहनी होगी तो घूंघट आगे की तरफ किया हुआ, आवाज़ सुनी होगी कि पीछे से कोई आ रहा है, और टॉर्च उन्होंने साइकिल के आगे लगाई हुई थी, डायनमो वाली, कि वो साइकिल चलाएं, उससे चार्ज होके वो जो टॉर्च थी वो चला करती और आगे रोशनी होती। तो वो अंधेरे में चली जा रही थी, रोशनी दिखी होगी उसे, तो वो रुकी और हाथ देने लगी। मनोज जी भी, जो कि सभ्य इंसान थे और एक अच्छे नागरिक थे, वो लोगों की मदद किया करते थे। उन्हें पता था कि वो पत्रकार अब बन चुके हैं, लोगों के साथ दोस्ती बनाकर रखनी होगी। मैं किसी को भी ना नहीं कर सकता, क्या पता कब किससे काम पड़ जाए। तो उन्होंने साइकिल रोकी और पूछा, जी इस समय आप इस अंधेरे रास्ते पर चलकर सफ़र कर रही हैं, कोई आपके साथ है या आप अकेली हैं? उसने कहा, मैं अकेली हूँ, तुमसे थोड़ी मदद चाहिए। तो जो मनोज जी थे वो कहने लगे, जी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वो कहने लगी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, मेरी प्यास बुझा दो। तो मनोज जी ने क्या किया, साथ में बोतल थी पानी वाली, तो ऐसा सामान वो अपने साथ रखते थे, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। जहाँ घटना घटी है कई बार 3-3, 4-4 घंटे लग जाया करते थे, तो खाना पानी ऐसे अपने साथ रखा करते थे। मनोज जी ने एक तरफ वाली पानी की बोतल आगे की तरफ बढ़ाई। वो कहने लगी, इससे मेरी प्यास नहीं बुझने वाली, मेरी प्यास किसी और से बुझेगी। मनोज जी को लगा, अच्छा सादा पानी है, अब सादा पानी वो पीना नहीं चाहती होगी। अब इतना चली है, थकान हुई होगी, कितने किलोमीटर पीछे से चल कर आई होगी, चेहरा तो चलो मैं देख नहीं सकता, पहचान नहीं सकता, वो चेहरा दिखाना नहीं चाहती, कोई बात नहीं, प्यास मैं बुझा दूंगा। उसने वो पानी की बोतल वापस अपने बैग में रखी और दूसरी गुलाबी बोतल निकाली, जिसमें उन्होंने रूह अफ़ज़ा
या दूध डाला हुआ था ऐसे मिक्स करके बनाया हुआ। और फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने वो बोतल आगे की तरफ बढ़ा दी। वो जो लड़की थी बड़ी हैरानी से उस बोतल को उसने पकड़ा हुआ। फिर वो कहने लगी, इससे मेरी प्यास नहीं बुझने वाली। तो जो मनोज जी थे थोड़ा गुस्सा हुए, अरे रूह अफ़ज़ा बनाया है, इससे प्यास नहीं बुझेगी तो किससे बुझेगी? उसने कहा, मेरी प्यास रूह अफ़ज़ा या ऐसी किसी चीज़ से बुझने वाली नहीं है, मेरी प्यास किसी और चीज़ से बुझेगी। अब जो मनोज जी थे थोड़े भोले थे, लड़कियों से बात करने का उन्हें ज़्यादा अनुभव नहीं था। जहाँ वो पढ़े थे वहाँ भी लड़के ही थे सभी, तो लड़कियों से बात करने में वो थोड़ा सा कतराते थे। अब यहाँ भी जैसे कोई मददगार है ये सोचा था उन्होंने, तो दिमाग में ऐसा कोई उल्टा पुल्टा ख्याल आ ही नहीं रहा था। तो मनोज जी कहने लगे, लाओ मेरा रूह अफ़ज़ा वापस दो। बोतल पकड़ी, उसे बैग में डाला और फिर साइकिल चलाने वाले थे उस लड़की ने साइकिल एक तरफ से पकड़ ली। फिर वो कहने लगी, मेरी प्यास बुझाते हुए जाओ, इतनी जल्दी क्या है? मनोज जी कहने लगे, अब तुम्हारे लिए मैं घर जाकर छाछ बना कर लेकर आऊं? प्यास बुझानी है तो इससे बुझा लो, मेरे पास और कुछ नहीं है। मैं काम पर जा रहा हूं, वहां से वापस आने में समय लगेगा। तुम इंतज़ार कर सकती हो तो मैं जो तुम कहो वो लेकर आ सकता हूं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की प्यास पानी से बुझ जाती है। मैं तुम्हें जानता नहीं तो महंगे वाला छाछ शहर से लाकर दे नहीं सकता। वो एक पल के लिए चुप सी हो गई। समझ में नहीं आ रहा था कि उसके हाव भाव क्या हैं। बस जैसे वो जो घूंघट था वो थोड़ा पतला सा था, उसमें से हल्की हल्की आंखें नजर आ रही, ज़्यादा नहीं, फिर भी घूंघट तो था ना, चेहरा देखा नहीं जा सकता था, लेकिन वो मनोज को देखे जा रही। फिर कहने लगी, पानी, छाछ, दूध से मेरी प्यास बुझने वाली नहीं, मेरी प्यास को सिर्फ तुम बुझा सकते हो। तो इस पर मनोज जी ने पूछ लिया, जल्दी बताइए, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। आपकी प्यास कैसे बुझेगी? कोई दवाई ला कर दूं? आपको प्यास की बीमारी है जो प्यास लगी रहती है? बताइए, जल्दी बताइए, मुझे ज़रूरी काम है, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। उस लड़की ने कहा, मेरी प्यास यहाँ नहीं बुझेगी, मेरी प्यास उस घर में बुझेगी। वो देखो दूर, वहाँ एक लालटेन चमक रही है ना, चलो मेरे साथ, वहाँ मेरी प्यास बुझा दो। मनोज जी कहने लगे, देखो, जिस भी तरह की तुमने मन्नत मांगी हुई है वो मन्नत को खुद पूरी करो। मैं तुम्हें पानी दे सकता हूँ, पानी ले जाओ, वहाँ जाकर पी लो, मन्नत पूरी करो। मैं ऐसी मन्नत के बारे में ज़्यादा जानता नहीं जो किसी खास जगह से जुड़ी हो। लो पानी, मन्नत पूरी करो अपनी। वो देखे जा रही, वो कहने लगी, तुम समझ क्यों नहीं रहे? मेरे अंदर जो आग लगी है वो तुम्हें बुझानी होगी। मनोज जी ने उसे झटका सा दिया, धक्का सा दिया, साइकिल चलाने लगे। पागल औरत, कभी कहती है प्यास लगी है, कभी कहती है आग लगी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसे पानी चाहिए या नहीं चाहिए। वो साइकिल चलाने लगे, वो पीछे पीछे भागने लगी। फिर उसने धक्का देकर मनोज जी को नीचे गिरा दिया। मनोज जी जो कि हल्के फुल्के कपड़े पहना करते थे, एक बनियान थी, उसके ऊपर शर्ट पहन लिया करते थे, हाफ बाजू वाली बटन खुले रखते थे, नीचे उन्होंने धोती पहनी हुई होती। तो इस तरह से वो यहाँ साइकिल चला रहे, धक्का देकर उसने गिरा दिया। फिर वो नोचने लगी, पीठ पर कुछ खरोंचे मारी और आवाज़ें भी बड़ी अजीब सी निकाल रही थी, आई 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 आई, ऐसी आवाज़ जो गूंज रही थी, चीख रही थी। मनोज जी को लगा शायद इसे रेबीज हुआ है। मैं पानी देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये पानी पी नहीं सकती, इसे दौरे पड़ते हैं, भागो यहाँ से। मनोज जी ने क्या किया, वो तेज़ साइकिल चलाने लगे, वो पीछे भाग रही थी, उसने पीछे से नोचा, शर्ट के कुछ हिस्से को फाड़ दिया। जो धोती थी, क्योंकि वो जो सीट होती है उसके नीचे स्प्रिंग लगा होता है साइकिल का, तो धोती स्प्रिंग में फंस गई थी, धोती खींच ली। वो अच्छा था कि उन्होंने लंगोट पहना था, वरना बहुत बुरे हालात पैदा हो सकते थे। ऐसे कहीं दुर्घटना घटी है तो कोई शर्ट बनियान पहनकर बिना नीचे कुछ पहने ऐसे खड़ा हो जाए तो इसे बदतमीज़ी माना जाएगा। लेकिन ये अच्छा हुआ कि लंगोट पहना था, धोती आधी फट गई। मनोज जी पहुँचे उस जगह, आधी धोती, एक तरफ वाली टांग थोड़ी दिख रही थी। तो पुलिस वाले भी पूछ रहे कि इतना ग्लैमर क्यों दिखा रहे हो? मनोज जी ने कहा, दुर्घटना घटी है, ये कोई खास फैशन नहीं है। तो अपना काम किया मनोज जी ने, लेकिन मन में ये रह गया कि रास्ते में कैसी कैसी लड़कियां मिलती हैं, प्यास लगी है, रेबीज हुआ है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मनोज जी ने पुलिस वालों से बात की थी कि ऐसे लड़की को बहुत प्यास लगी थी, पानी पी नहीं पा रही थी,
मुझे लगा उसने काटने की कोशिश की तो नाखून वगैरह मरे हैं, तो मैं क्या करूं अगर वो पानी नहीं पी सकती। पुलिस वाले ने कह दिया अगर ऐसी बात है तो तुम रेबीज़ का इंजेक्शन उसे लगवा सकते हो, क्योंकि अभी तो बचाया जा सकता है, हो सकता है बाद में उसे बचाया ना जा सके। तो मनोज जी ने क्या किया, इंजेक्शन ही ले लिया कि मैं लगा सकता हूँ, ये मुझे आता है, क्योंकि गांव में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, कभी कभी सरकारी लोग आते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए कहते हैं, तो मैं उनकी मदद कर दिया करता था। पहले भी नर्स आई थी तो मुझे उन्होंने कभी कभी सिखाया था, तो ऐसे इंजेक्शन वगैरह कुछ रखा होगा, मुझे उसकी जानकारी उन्होंने ज़्यादा नहीं दी है। लेकिन 2-3 दिनों बाद, अब क्योंकि पुलिस वाले समझ चुके थे कि जो मनोज है रात के वक्त भी आता है, पहले जो रात की घटनाएं होती थी वो कवर नहीं की जाती थी, तो 1-2 दिन लग जाया करते थे। घटना पहले घटी होती, अखबार में बहुत बाद में आया करता था, लेकिन अब सही समय पर आया करता। तो मनोज जी दिन में घटी घटनाओं की जो जानकारी थी, तस्वीरें थी इकट्ठा की हुई थी, तो रात के वक्त शहर में सबमिट करवाने के लिए जा रहे, और कोई भूत प्रेत चुड़ैल जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं उससे वो अब ऊब चुके थे कि मैं एक रात वहाँ से गुजर चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। घर भी समझाया कि डरो मत, कुछ नहीं हुआ। तो जो मनोज जी थे दोबारा साइकिल पर उसी रास्ते पर जा रहे थे। मनोज जी को था कि अब जल्दी से साइकिल चलाकर मैं चला जाऊंगा, तो उन्होंने धोती पहनी हुई, वही कपड़े पहने हुए थे। शर्ट ज़रूर बदल ली थी क्योंकि वो फट गई थी, धोती भी बदली थी, आधी रह गई थी, तो इस बार बदला हुआ। तो उन्हें वही लड़की दोबारा नजर आई। अब इस बार वो लड़की एक पत्थर होगा, जैसे बेंच बनाए होते हैं ना सड़क के आसपास जहाँ बस रुकती है तो बैठने की छोटी मोटी जगह। अब गांव में ज़्यादा तो बस स्टॉप बनाए नहीं होते अच्छे वाले, तो छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके ऐसे हैं तो ऐसे बैठने की कोई जगह होती है कि कोई उतरा है या बस का इंतज़ार कर रहा है, कम से कम पत्थर पर बैठ सके। तो मनोज जी ने देखा कि लड़की वहाँ पर बैठी है और लड़की ने घूंघट निकाला हुआ है। ये तो वही है, अरे पतली सी। अब जैसी उसने साड़ी पहनी थी कमर नजर आ रही थी, और इससे उन्हें अंदाज़ा लग रहा कि ये तो वही वाली है, वैसी ही साड़ी पहनी हुई, रंग अलग है लेकिन ये वही लड़की है। अब इसने मुझ पर हमला किया था, भले ही मैं इंजेक्शन लगवा चुका हूँ रेबीज़ का, लेकिन दोबारा हमला करेगी, दोबारा इंजेक्शन लगवाना होगा, तो इससे थोड़ा सतर्क रहना होगा। साइकिल पर जा रहे थे मनोज जी, उस लड़की ने फिर से हाथ दिया। मनोज जी फिर से रुके। मनोज जी जैसे ही रुके कहने लगे, देखो गुस्सा मत दिखाओ, गुस्सा तुम पर हावी हो जाता है, समझने की कोशिश करो, कभी कभी बीमारी में ऐसा होता है। तुम्हें पानी पीने की इच्छा हो रही होगी। वो खड़ी हो गई और कहने लगी, प्यास तो बहुत लगी है लेकिन पानी नहीं पीना। मनोज जी कहने लगे, हाँ सुना है मैंने, इसमें गला बंद हो जाता है, पानी पिया नहीं जाता। प्यास लगी होगी तुम्हें लेकिन पानी पिया नहीं जा रहा। वो कहने लगी, ओ पागल इंसान, तू समझता क्यों नहीं? जो प्यास मुझे लगी है वो प्यास तू बुझा सकता है, वो प्यास किसी पानी से नहीं बुझ सकती। मनोज जी कहने लगे, हाँ मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मन्नत मांगी है, पहले तो बता दो, सच में क्या तुम्हें रेबीज हुआ है? क्या सच में किसी कुत्ते ने काटा था? वो एक बार के लिए चुप कर गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये कैसा इंसान है। अब वो सीधे सीधे भी कह नहीं रही, बस ये कहे जा रही थी कि प्यास लगी है, बुझा दो, बड़े प्यारी सी आवाज़ में। लेकिन मनोज जी कहते, लो पानी, लो रूह अफ़ज़ा, लो छाछ भी लेकर आया हूँ। उसने छाछ हाथ मार कर गिरा दी। कहने लगी कि छाछ के पीछे पड़ा है, तू समझता क्यों नहीं? वहाँ मेरा घर है, चल उस घर में मेरी प्यास बुझा दे। मनोज जी को था कि आज मैं दुर्घटना वाली जगह पर तो नहीं जा रहा, मैं शहर जा रहा हूँ, है समय मेरे पास, तो मैं इसकी मदद कर सकता हूँ। तो मनोज जी उसके पीछे पीछे, मनोज जी ने साइकिल वहीं लगा दी थी, तो पीछे पीछे उसे घर तक पहुँचे। जैसे ही घर के अंदर पहुँचे, वो जो लड़की थी वहाँ बैठ गई पीठ करके मनोज जी की तरफ। मनोज जी कहने लगे, क्या तुम यहाँ पानी पियोगी? मन्नत मांगी है तुमने, क्या तुम्हारा पति है यहाँ पर? करवा चौथ का व्रत रखा था जो अभी तक तोड़ा नहीं है तुमने, पानी कैसे पीना चाहती हो? उसने कहा, कांच की बोतल है, पानी भरा है, सर पर मार कर तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, समझने की कोशिश करो, मेरी प्यास बुझा दो, मुझे अपनी बाहों में ले लो। मनोज जी को लगा कुछ तो गड़बड़ है।
इसकी बातें, आग, प्यास, मुझे लगता है ये किसी और प्यास की बात कर रही है। मैं किसी और प्यास के बारे में समझ रहा था। जैसा मैंने बताया, जो मनोज जी थे वो ज़्यादा इंटरेक्शन लड़कियों के साथ करते नहीं थे, थोड़े घबराते थे, शरीफ थे, भोले थे। तो जब उन्हें थोड़ी थोड़ी आशंका सी होने लगी कि ये किस प्यास की बात कर रही है, तो वो थोड़े घबराए और कहने लगे, मैं चलता हूँ, मुझे ज़रूरी काम है। तुम्हारी प्यास ज़्यादा ही बढ़ चुकी है, मैं वो प्यास बुझा नहीं सकता। वो कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हें मेरी प्यास बुझानी होगी। रुको, मुझे अपनी बाहों में ले लो। अब वो मनोज जी को शारीरिक रिश्ता बनाने को कह रही थी। साड़ी उतारने लगी और मनोज जी ने मुंह घुमाया और कहा कि मुझे जाने दो, मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करने वाला, मैं बदनाम नहीं होना चाहता। शरीफ थे तो जल्दी से उन्होंने दरवाज़ा खोलना चाहा और पता नहीं उस लड़की को जैसे पागलपन का दौरा पड़ता था। मनोज जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उसका चेहरा कैसा है, वो कैसी दिखती है। मनोज जी जल्दी से भागना चाहते थे। उसने सबसे पहले जो धोती थी ना, उसी को हाथ डाला तो धोती ऐसे खींच डाली। तो मनोज जी को था, कोई बात नहीं, मैं मर्द हूँ, लंगोट पहना है, इतने से इज्जत जाने वाली नहीं। लेकिन पीछे से थोड़े कपड़े फाड़े थे। अब वो जो लंगोट ऐसे बांधा करते थे, वो 2-3 मीटर का लंगोट होता, क्योंकि उसने लंगोट पर भी ऐसे कुछ मारा था पीछे से। ऐसा लगा जैसे नाखून बड़े तेज हों उसके। तो लंगोट पीछे से थोड़ा फटा था। अब लंगोट ऐसे फटा था कि पूरा खुला नहीं था, लेकिन इतना था कि शारीरिक जो अंग थे वो बाहर की तरफ झलक रहे थे। लेकिन फिर भी मनोज जी भागे जा रहे थे। तो जिसके बाद मनोज जी साइकिल के पास पहुंचे। शर्ट फट चुकी थी, शर्ट उन्होंने उतार डाली, बनियान थी, लंगोट था, जो कि मैंने बताया पीछे से किस हालत में था। तो जल्दी से सीट पर बैठे। इससे थोड़ी इचिंग भी हुई, लेकिन उन्होंने साइकिल चलाई और वो शहर तक पहुंचे। वो तो अच्छा था कि बैग में अब कपड़े भी रखे हुए थे कि बारिश हो सकती है, कपड़े गंदे हो सकते हैं। तो पैंट भी थी, निक्कर भी थी, तो उन्होंने वो कपड़े पहने। तो जाकर ऑफिस में वो सबमिट करवाया था उन्होंने, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो न्यूज़ के थे। और इस घटना के बारे में उन्होंने किसी को बताया भी कि ऐसे है, कोई लड़की बड़ी ठरकी है, लुच्ची है, मुझे झोंपड़े के अंदर बुलाया, पता नहीं क्या क्या करना चाहती थी, लेकिन मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, कुछ गलत हो जाता तो मैं बदनाम हो जाता, मैं भाग निकला। तो ज़्यादा नहीं बताया कि क्या क्या हुआ, कैसे जो लंगोट था कहाँ कहाँ से फटा है। लेकिन गाँव में भी जब ये बताया तो मनोज जी को पता लगा कि वो जो कहानियाँ थीं वो झूठी नहीं थीं। मनोज जी को समझ में आने लगा कि हो सकता है वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, एक चुड़ैल है। तो मनोज जी ने कहानियां सुनी कि वहां पर जो मर्द जब रात के वक्त गुजरते तो कुछ ऐसा होता था। जो ज़्यादा ठरकी थे, जो उसके पीछे जाते किसी झोंपड़े में, किसी खाली जगह, ये सोचकर कि अबला लड़की है और प्यासी है, बहुत ज़्यादा प्यास बुझाई जाए, तो वहाँ जाकर जो मर्द उसके पीछे चला जाता उसका बहुत बुरा हाल करते। कुछ लोग थे जिन्हें उसने पोजेस कर लिया था, तो सभी कपड़े वो उतार दिया करती। कुछ शारीरिक अंगों को नाखूनों से काट भी देती थी, तो मर्दानगी पर हमला भी करती थी। तो ऐसा बहुत कुछ करती थी। तो मनोज जी ने जो किया, किसी तरह से कह सकते हैं कि वहाँ रुके नहीं। उन्हें अंदाज़ा लग गया था चुड़ैल लुच्ची है, मारना तो चाहती है लेकिन जान से नहीं मारती, लेकिन फिर भी जिस तरह से हमला करती है तो एक मर्द मरे के समान ही हो जाता है, जो हालात वो बना देती है। तो मनोज जी को था कि मुझे थोड़ा सतर्क रहना होगा। मनोज जी ने क्या किया, अब जाना तो पड़ता शहर, ऐसा नहीं था कि वो जाते नहीं। तो वो सोच रहे कि मैं क्या करूं, तो फिर से जाना पड़ा कि देखते हैं जो होता है, मैं लड़की से मिलूंगा ही नहीं, बात मैं करूंगा ही नहीं। तो मनोज जी साइकिल पर जा रहे, तो एक बार तो निकल गए, वो लड़की दिखी नहीं। फिर से काम पड़ा था। इस बार जब वो जा रहे थे तो वो लड़की ने सामने से रास्ता रोक लिया। वो प्यास बुझाने की बात कर रही थी। मनोज जी ने कहा कि जो प्यास तुम्हें बुझानी है किसी और से बुझाओ, मैं खुद प्यासा हूँ, जो प्यासा होता है किसी और की प्यास बुझा नहीं सकता। उसने कहा, दो प्यासे मिल जाएं तो दोनों की प्यास बुझ सकती है। तो ऐसे कहावतें सुनाने लगी। मनोज जी कहने लगे, इसकी ऐसी की तैसी, एक तो बातें पता नहीं कैसी कैसी करती रहती है।
मनोज जी ने साइकिल टेढ़ी मेढ़ी की, लेकिन वो हर बार जो हमला करती ना, अब मनोज जी ने ध्यान दिया कि वो गिराकर, जैसे कहते हैं कि चुड़ैल है चिपकती है, ऐसा नहीं करती। सबसे पहले तो धोती की तरफ हाथ डालती है। इस बार निक्कर डाली थी तो निक्कर फाड़ने की कोशिश कर रही। बेल्ट मोटी थी और निक्कर कॉटन की थी, थोड़ी मोटी वाली, तो पैंट निक्कर जो थी वो अच्छे से फट नहीं रही। ऊपरी हिस्सा जो बनियान का था वो उसने फाड़ डाला था, लेकिन वो बड़े बड़े नाखून थे उसके। वो साधारण लड़की नहीं थी, क्योंकि लड़कियों के इतने बड़े नाखून नहीं होते कि ऐसे निक्कर धोती को फाड़ा जा सके। और 3 मीटर 2 मीटर का जो लंगोट है, बड़ा लंबा लंगोट, उसे लपेटा हो तो वो लंगोट को ऐसे नाखूनों से फाड़ा नहीं जा सकता। वो फाड़ डालती थी। वो तो अच्छा था कि जो मनोज जी थे वो 2-3 मीटर का लंगोट पहना करते थे, थोड़ा मोटा हुआ करता था, तो नाखून वो मारती थी कपड़े फाड़ने के लिए। शरीर पर भी जैसे पीठ पर नाखून लगे थे, लेकिन लंगोट मोटा था तो वो नाखून ज़्यादा ज़ोर से मारती थी। लंगोट मोटा होने के कारण थोड़ा वो बच गए थे, वरना हालात बुरे हो सकते थे। तो यहाँ पर भी काफ़ी पीछे से हमला किया और मनोज जी एक जगह तो रुकी गए कि क्या कर रही है, तो मुझ पर हमला क्यों कर रही है, क्योंकि वो गुस्से में आ गए थे। मेल ईगो उनकी जाग गई कि हद है, मुझे तो नंगा करके भेजना चाहती है, कपड़े फाड़ती है। तो वो रुके कि अब तुझे मैं बताता हूँ। तो वो जब सामने खड़ी हो गई, मनोज जी ने उसका चेहरा तब भी नहीं देखा, क्योंकि घूंघट डालकर रखती थी। वहाँ झोंपड़े में लेकर जाती थी तब कपड़े उतारने की कोशिश करती, तब उसका मुंह देखा जा सकता था। अब नहीं, अभी घूंघट ही था। तो मनोज जी को गुस्सा बहुत था, मर्दाना गुस्सा उनका निकलने को आ रहा कि तेरी ऐसी की तैसी, कपड़े फाड़ती है, मैं काम पर जा रहा होता हूँ, हमला पीछे से करती है, सामने से कर। तो मनोज जी ने साइकिल लगाई, कहने लगे तू बार बार मेरे पीछे पड़ी रहती है, अब तुझे मैं बताता हूँ। तो उसने कुछ कपड़े फाड़े थे। मनोज जी ने जैसे ही ध्यान दिया उसके पैरों की तरफ, उसके पैर उल्टे थे। वो साधारण लड़की नहीं हो सकती, वो चुड़ैल ही थी। मनोज जी तब थोड़ा घबराने लगे, लेकिन उन्हें था कोई बात नहीं, जितना शर्मिंदा उसने किया है अब उससे ज़्यादा क्या करेगी। तो अब ऐसे खड़े हो गए और लड़ने की कोशिश कर रहे। वो नाखून मार रही, मुंह से काटने की कोशिश कर रही। अब ऐसे काट रही कि दांत शरीर में नहीं गड़ रहे थे। पहले तो जैसे कोई युद्ध ही हो, मल्ल युद्ध की तरह ऐसे वो भी बाल पकड़ने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो ताकतवर थी तो उन्हें लड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने कपड़े फाड़ डाले करीब से। तो एक तरह से तो ऐसे गले से ही लगा रही, कपड़े फाड़ रही। अब ठरकी थी, लुच्ची थी, तो वो मारना नहीं चाहती थी। मनोज जी उससे चिपक नहीं रहे, उससे जैसे सबक सिखाना चाहते थे। और कुछ देर में समझ गए, अरे चुड़ैल है, क्या सबक सिखाऊंगा, वो तो नंगा कर रही है। तो मनोज जी के पास लंगोट बचा था। लंगोट की गांठ एक तरफ उन्होंने बांधी हुई थी, तो जैसे गांठ खुली वो भागने लगे। उन्हें समझ में आ गया था कि अब खतरा बढ़ चुका है। मैं मुक्के वुक्के मार रहा हूं, उसे दर्द नहीं हो रहा। चुड़ैलों को मुक्कों से ऐसे मारा नहीं जा सकता, और वो जिस हालात में मुझे पहुंचा चुकी है, उसके बाद जो नाखून उसके बहुत तीखे हैं, वो कुछ भी कर सकती है। तो निकलो वहां से। तो वो भागे। अब वो साइकिल पर थे और उन्हें पता था वो पीछा भी करती है। पीछे से उसने नाखून मारे होंगे, तो जो सीट थी, जो गद्दी वाली सीट होती है साइकिल की, वो भी फाड़ डाली थी। पीछे कैरियर होता है जहाँ सामान टांगा होता है, वो थोड़ा टेढ़ा हो गया था। अब इतनी ज़ोर से पकड़ रही, नाखून मारने की कोशिश कर रही, तो जो लंगोट था वो भी फटने वाला था। फटा तो ऐसे वो शहर पहुँचे। तो कपड़े थे नहीं उनके पास, झोला था ऐसे टांग कर नीचे, जो ऐसे नीचे की तरफ टांग कर लंगोट की तरह ही बनाया। तो ऐसे उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऑफिस तक जाऊँ तो कैसे जाऊँ। तो किसी को फ़ोन किया होगा कि भाई बहुत बुरी हालत हो गई है, कपड़े नहीं है मेरे पास। फिर जो मदद के लिए आया उसने पूछा क्या हुआ, मनोज जी ने बताया क्या हुआ। वो मनोज जी पर हंसा और उसके बाद और लोगों को बुला लिया। अब जिस हालत में वो थे, बेइज्जत किया गया, उन्हें जलील हो चुके थे। पहले कह सकते हैं मेल ईगो उनकी हर्ट हुई थी, अब तो मिट्टी में मिल गई थी। गुस्से में थे, वापस आए गांव में, जानने लगे चुड़ैल के बारे में। सबक सिखाना था, बदला लेना था उन्हें। ऐसे में काम कर नहीं पाऊंगा। कोई इंसान काम करना चाहे और रास्ते में चुड़ैल आ रही हो, वो इंसान क्या करेगा? क्या घर में दुबक जाएगा, डर जाएगा? चुड़ैल लुच्ची हो तो जिस तरह से वो चोट पहुंचाना चाहती हो, खतरा बहुत बड़ा था, लेकिन उन्हें बदला लेना था। उस चुड़ैल को वो मारना चाहते थे।
तो उन्होंने लोगों से बात की, लोग बता रहे झिझक कर, क्योंकि वो जो चुड़ैल थी ऐसा नहीं था कि सिर्फ ऐसे हमला करती थी, अंगों को काटने की कोशिश करती थी, तो कुछ लोगों को पोजेस कर लिया करती। तो वो कपड़े उतार कर गाँव में भागा करते रात के वक्त नींद में, तो ऐसे पोजेस कर लेती थी। तो ऐसा तो उनके साथ नहीं हुआ, शायद ये उन ठरकी लोगों के साथ होता जो लड़की देखकर घर में चले जाती या उसके साथ चले जाते। तो ऐसा उनके साथ तो नहीं हुआ था मनोज जी के साथ, लेकिन इतना था कि मैं वहाँ से निकलूँगा कभी भी रोकेगी, कपड़े फाड़ती है कमीनी कहीं की, तो मैं उससे कैसे बचूँ। तो गाँव में कई लोगों ने कहा कि उसके बारे में ना पता करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शर्मिंदगी के कारण लोग बता नहीं रहे थे, जिनके साथ घटनाएं घटी थी वो बता नहीं रहे, इतना कह रहे अरे पीछे पड़ी थी, उल्टे पैर थे, तो मैं भागा, मैं गिरा, मेरे कपड़े फट गए थे, इसलिए, वैसे नहीं फटे थे, तो ऐसे बता नहीं रहे। तो मनोज जी को था मैं बदला कैसे लूँ। मनोज जी किसी बाबा के पास, किसी तांत्रिक वगैरह के पास गए होंगे और उसने बताया कि जो चुड़ैलें होती हैं उनका एक राज होता है। अब दूर का कोई तांत्रिक होगा, पास के जो बाबा वगैरह थे वो तो चुड़ैल के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते थे, राज था उनका भी कोई। हो सकता है उस चुड़ैल ने कोई तरीका उन्हें भी फंसाने का ढूंढा हो, या वो भी ऐसे हों कोई जो उसके जाल में फंसे तो वो दोबारा फंसना नहीं चाहते थे। तो मनोज जी को लगा कि किसी ऐसे तांत्रिक को ढूंढो जो काम का हो, दूर का, जिसे ज़्यादा पता ना हो। शहरी तांत्रिक। शहरी तांत्रिक कहते हैं कि गांव वालों को अनपढ़ मानते हैं और कहते हैं छोटी मोटी ताकतें ऐसे पकड़ में आ जाती हैं, डरते हैं गांव वाले, अनपढ़ हुए ना, ये कहता था वो तांत्रिक। तो जो मनोज जी थे तांत्रिक के पास गए और तांत्रिक ने कहा चुड़ैलों का राज होता है। चुड़ैलें ऐसी औरतें होती हैं जिनकी आत्मा अतृप्त रह जाती है, तृप्त नहीं होती। तो हो सकता है किसी ने उस लड़की को मारा हो, अब वो लड़की मर गई, जहाँ उसकी लाश को गाड़ा हो, अंतिम संस्कार हुआ नहीं, आत्मा भटक रही है, तुम्हें अंतिम संस्कार करना होगा। तो मनोज जी कहने लगे ये मैं कैसे करूं। उसने सीधा रास्ता बताया, शरीर के जलने पर जो आत्मा है वो तृप्त हो जाती है। पहला काम इस दुनिया से उसका रिश्ता तोड़ने का काम शरीर को खत्म करना होता है। शरीर किसी ऐसी जगह पर होगा, श्राप के कारण वो सड़ नहीं रहा है, वो उसी स्थिति में होगा, हड्डियां तो होंगी ना, वो गलने में बहुत समय लगेगा, तब तक आत्मा भटकती रहेगी। तो मनोज जी ने कहा कि इससे मैं बचूं कैसे। तो तांत्रिक ने कहा तुम ऐसा करो, तुम उसका पीछा करना, उससे दूरी बनाकर रखना, और वो जहाँ जाती है, जहाँ जाकर वो गायब हो जाए, वहाँ खुदाई करनी होगी, तुम्हें वहाँ पर उसका शरीर ज़रूर मिलेगा। तो मनोज जी रात के वक्त उस चुड़ैल का पीछा करने लगे, बहुत दूरी से, अंधेरे में, करीब जाते ही नहीं, वो इधर आती वो पीछे हो जाते, यानी उसे दूरी बनाकर रखी। और वो उसी झोंपड़े में गई और वहाँ से बाहर नहीं निकली, गायब हो गई आधी रात को। मनोज जी समझ चुके थे, और मनोज जी को था दिन के वक्त मैं खुदाई करूँगा, वही झोंपड़ा है जहाँ प्यास बुझाने की बात करती है, बुझा दूंगा उसकी सारी प्यास, जला डालूंगा पूरे शरीर को। आग बुझाने की बात कर रही थी ना, आग लगाऊंगा उसके सीने में, पूरे शरीर को जला डालूंगा। तो दिन के वक्त वहाँ उन्होंने कुछ मजदूरों को बताया ऐसे खुदाई करनी है। अब उन्हीं इलाकों में खुदाई वगैरह जाने की मति किसी की नहीं थी, वहाँ घटनाएं ऐसी होती थी। मनोज जी सुबह सुबह खुदाई करने में लगे हुए, वो ईंटें थीं, ईंटें निकालने में आधा दिन लग गया, फिर नीचे वाले हिस्से को खोदते वक्त शाम का वक्त हो गया, वो भागे वहाँ से। अगली सुबह फिर से उन्होंने खोदना शुरू किया, झोंपड़े के नीचे का जो फर्श था जहाँ वो चुड़ैल गायब हुई थी, खोदा, अच्छे से खोदा, लगभग 8 फुट की गहराई तक खोदा, कोई हड्डी नहीं मिली। जिसके बाद मनोज जी को लगा कि यहाँ तो हड्डियाँ हैं ही नहीं, गायब तो यहीं होती है। मनोज जी इतना खोद चुके थे, इतना थक चुके थे, 3 दिनों तक ये काम किया, रात के वक्त वहाँ वो जाते ही नहीं थे। तांत्रिक को बताया कि खुदाई की मैंने, हड्डियाँ नहीं मिली, आप झूठे हैं। तांत्रिक कहने लगा तुम्हारा तरीका गलत है, मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, दिखाऊँगा। आँखों का धोखा। झोंपड़े तक जाते हुए तुमने देखा, झोंपड़े की कोई खिड़की होगी जहाँ से वो निकल कर आगे जाती होगी। चुड़ैलों के रास्ते ऐसे ही होते हैं, दीवारों के पार चली जाती हैं। देखना होगा कहाँ गायब होती है, आँखों से देखना होगा, और तंत्र मंत्र से मैं इतना ज़रूर ख्याल रखूँगा कि वो करीब ना आए। अब तांत्रिक हंस रहा था चुड़ैल से डरता है, ऐसी लुच्ची चुड़ैलों को मैं मौत के घाट उतार देता हूँ। तो ऐसे ऐसे बहुत कर रहा था।
तांत्रिक। तो मनोज जी को लगा कि ताकतवर होगा, तो रात के वक्त तांत्रिक के साथ थे और वही लुच्ची चुड़ैल रास्ते पर दिख गई। मनोज जी और वो तांत्रिक छिपे रहे। फिर वो झोंपड़े तक देखा उन्होंने। झोंपड़े में तो खुदाई की हुई, मिट्टी इधर उधर बिखेरी हुई। मनोज जी ने कहा, ये मैंने खुदाई की है, हड्डियां नहीं मिली। फिर वो तांत्रिक घूमकर दूसरी तरफ गया और देखा वो झोंपड़े में जाती तो है, पीछे वाली खिड़की से निकलती है। तांत्रिक ने कहा, देखो आंखें हैं तुम्हारे पास, इस्तेमाल नहीं करते। कहा था मैंने, जहां रुकती है, जहां गायब होती है, वहां है हड्डियां। फिर उन्होंने पीछा किया, दूरी बनाकर रखी थी, तो वो चुड़ैल जहां तक गई वहां एक पेड़ था। अब वो पेड़ के पास है, जैसे गायब हो गई। जिस जगह गायब हुई, तांत्रिक ने कहा खोदना होगा, हड्डियां मिलेंगी। ये काम आज रात ही करेंगे, क्योंकि जिस जगह उसकी हड्डियां हों वहां से दूर करना मुझे आता है। जिसके बाद जो मनोज जी थे वो वहां खुदाई करने लगे। वो तांत्रिक देख रहा कि कमज़ोर सा है ये, खुदाई भी सही से कर नहीं पा रहा। तो वो जो तांत्रिक था ना, वो बड़ी बड़ी बातें करता था, ऐसे मिट्टी खोदी जाती है, अरे बच्चे ऐसा नहीं कर सकता। तो बच्चे बच्चे बहुत कर रहा था। तांत्रिक ने कहा मैं खोदता हूँ। तांत्रिक ने फावड़ा लेकर खुद खोदना शुरू कर दिया। अब रात के वक्त पेड़, झाड़ियाँ, जंगली इलाका, खुदाई करते वक्त ध्यान देना चाहिए कि ऐसी जगह कभी कभी घटनाएं घट जाती हैं, दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो मनोज जी तो थके हुए थे, जूते पहन कर आए थे। जो तांत्रिक था नंगे पांव। मिट्टी को महसूस करो, मिट्टी को, भौतिक चीज़ों से दूर हो जाओ। तो ऐसे पैरों में कुछ नहीं पहना हुआ खोद रहा। सांप ने काट लिया। जैसे ही सांप ने काटा, वो जो तांत्रिक था आई आई करता हुआ बाहर निकला कि क्या है। सांप ने काटा ही था, ऐसे चिपका हुआ था, तो उसे बाहर निकाला। छोटा कोबरा होगा ये, तो तांत्रिक जानता था काला कोबरा है, जहर वाला है। बेहोशी सी छाने लगी, तो जो मनोज जी थे कंधे पर उठाकर लेकर गए, साइकिल के सहारे या किसी की मदद ली, शहर में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो हालत बुरी थी तांत्रिक की, लेकिन बचा लिया गया। सांप ने काट लिया था। अब तांत्रिक बड़ा ऐसे ऐसे कर रहा था, ये देखा ही नहीं कि खुदाई के वक्त सांप भी निकल सकता है। अंधेरे में नंगे पांव, महसूस करो, भौतिकी से दूर रहो, ये वो बहुत बोला था, लेकिन अब मुंह से झाग निकली थी तो ज़्यादा बोला ही नहीं, बल्कि गालियाँ दी जो बोला कि चला जा अपना काम खुद कर। मनोज जी को ये परेशानी है। ऐसा बाकी तांत्रिकों के साथ भी हुआ होगा। कोई भी इस चुड़ैल के साथ भिड़ना ही नहीं चाहता था। मनोज जी काम तो करना चाहते थे, लेकिन अब मनोज जी कर क्या सकते थे। लगभग 1 महीने तक मनोज जी ने रात के वक्त वहाँ से सफ़र नहीं किया, और एक शाम उन्हें किसी ने चिट्ठी भेजी। अब उस पर कोई नाम नहीं लिखा था, बल्कि एक अखबार की कटिंग थी, और ये बताया गया था कि किसी लड़की की लाश कोई 12-15 साल पहले मिली होगी जंगल में। कोई परिवार वालों के साथ झगड़ा था, ऐसे कोई कत्ल का केस था, तो लाश को दबा दिया था। पुलिस वालों ने तहकीकात की थी और पता चल गया था, अरे लाश को वहाँ दफनाया गया। तो काफ़ी समय बाद लाश मिली थी, तो हड्डियों को निकाला गया था। अब ये आर्टिकल छपा हुआ था, किसी ने चिट्ठी भेजी थी। नीचे यह भी लिखा हुआ था, सारी हड्डियाँ निकाली नहीं गई, कुछ अब भी वहाँ मौजूद है। मनोज जी को था कि बस अब तरीका मुझे पता है, हड्डियों को जलाना होगा। जिसके बाद मनोज जी वहाँ पहुँचे, वो जगह जहाँ पहले लाश मिल चुकी थी। खुदाई की उन्होंने। अब रात तक वो खुदाई करते रहे। कोई हड्डी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। मिट्टी को आग लगाई बार बार कि चुड़ैल की आत्मा तृप्त हो जाए, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। चुड़ैल आ गई उस जगह पर। अब चुड़ैल हंस रही थी। अब चुड़ैल ने कहा होगा चिट्ठी मिली तुम्हें। मनोज जी का चेहरा उतर गया, ये सब भी करती है। अब जितने लोगों के साथ वो दुर्घटनाएं घटी थी, किसी ने पूरी बात नहीं बताई थी। किसी को चिट्ठी मिली, चिट्ठी में लव लेटर वगैरह अगर भेजता हो कोई, तो कोई किसी को बताएगा नहीं, वहां जाएगा तो फंसेगा। चुड़ैल कहने लगी मेरी प्यास बुझा दो। अब चुड़ैल ने घूंघट हटाया। अब वो जो चुड़ैल थी, कोई बूढ़ी औरत सी थी, बड़ी अजीब सी लग रही। चुड़ैल ऐसी ही होती है, डरावनी। लेकिन ये वाला जो दांत था ना उसका, ये होंठ से नीचे तक यहाँ तक आया हुआ। अब प्यास बुझाने की बात वो कर रही, तो मनोज जी कहने लगे इस उम्र में कैसी हरकतें करती हो तुम, लुच्ची चुड़ैल चली जा। अब वो फिर से कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रही। इस बार जो मनोज जी थे, उन्होंने ये तरकीब सोची थी कि प्यास बुझाने की बात करती है, अब इसके लिए अलग इंतज़ाम करना होगा।
गंगा जल को पवित्र कहा जाता है। कहते हैं जहाँ गंगा जल का छिड़काव किया जाता है वहाँ से नकारात्मकता दूर चली जाती है। तो उसने हमला करने की कोशिश की, बोतल भरकर गंगा जल लेकर आए थे, ढक्कन खोलकर उस पर छिड़कना शुरू कर दिया। चीखें मारी थी उसने, लेकिन इतना था, खत्म नहीं हुई, क्योंकि चुड़ैल को खत्म करने के लिए वो राज ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसकी आत्मा को तृप्त करना बहुत ज़रूरी होता है। छिड़काव से पूरी तरह से वो तृप्त तो नहीं हो सकती, लेकिन इतना था, उसे दर्द हुआ, वो भागी। तो मनोज जी को एक रास्ता मिला उससे बचने का। वो भाग निकली। उस रात तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मनोज जी 2-3 बार साइकिल से वहाँ से गुजरे। एक बार फिर से उसने रास्ता रोकने की कोशिश की। मनोज जी गंगा जल साथ में रखते, दूर से ऐसे छिड़कने लगते, वो भाग जाती। जिसके कुछ महीनों बाद वो दिखती तो, लेकिन दूर, मनोज जी को पहचान लेती कि ये तो गंगा जल लेकर आ गया। इतना था दिखती, और लोगों के साथ घटनाएं घट रही थी। जैसे वो पत्रकार थे तो वहाँ किसी को चोट लगी, किसी की बाइक फिसल गई, वो गिर गया, कपड़े फटे थे, लेकिन गिरा तो धीमी रफ्तार में, यानी कि बाइक चल ही नहीं रही थी, बाइक रुकी हुई थी, वो अलग से गिरा। तो मनोज जी समझ जाते क्या हुआ, लेकिन सामने वाला कुछ ऐसा शर्मिंदगी वाली बात हुई होगी उसके साथ कि वो बता नहीं पाता। मनोज जी अब भी वहाँ पत्रकार हैं, उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं होती और वो ये राज को सुलझाने की कोशिश भी नहीं करते। वो नहीं चाहते पूरे जंगल की खुदाई वो कर डालें और वो जाल में फंसें, क्योंकि वो चुड़ैल भी बड़ी चालाक है। उसका जो राज है वो फंसाती रहती है। जैसे घर में गई तो घर में खुदाई करवाई, फिर वहाँ पेड़ के पास चली गई, गायब हो गई। तांत्रिक कह रहा था हड्डियाँ मिलेंगी, कुछ नहीं मिला, सांप ने काट लिया। तो ऐसे वो करती रहेगी। कई लोगों ने बताया ऐसा हुआ, कई तांत्रिक बाबा आए वो ढूंढने के लिए उसका शरीर कहाँ है, वो किस श्रापित चीज़ से जुड़ी है। हर बार ऐसा हुआ, सांप ने काटा, किसी को कन खजूरे ने काट लिया, किसी पर कुत्तों के झुंड का हमला हो गया, कोई गिरकर चोटिल हो गया, किसी के सर पर पत्थर पड़ गया। तो ऐसे वैसे तो ऐसी घटनाएं होती हैं। जब कोई इवल एंटिटी जहाँ हावी हो, श्रापित जगह, तो ऐसा होता है। तो कुछ राज कह सकते हैं सुलझाए नहीं जा सकते, समय के साथ इंतज़ार करना पड़ता है कि वो घटनाओं से दूरी मिले। मनोज जी ने भी यही माना, लेकिन वो सुरक्षित हैं। अब वो रात को सफ़र करते हैं, उन्हें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, आपके इलाके में घटी कोई ऐसी घटनाएं जो बड़ी अजीब हों, डरावनी हों या कुछ अतरंगी हों, लेकिन लोग ऐसे बताते हैं, छिपाते हैं, लेकिन आपको पता है कि बहुत अतरंगी घटनाएं हुई, आप ऐसी कहानियां मुझे नीचे ईमेल आईडी है वहां भेज सकते हैं। नीचे मैंने इंस्टाग्राम आईडी भी दी है, तो आईडी को फॉलो कीजिए, अपनी कहानी ज़रूर भेजिए। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।